Hello everyone. Today our topic is underwriting. Underwriting of shares and debentures. What is the meaning of underwriting of shares and debentures? Underwriting issue of shares or debentures is a contract between a company and another party called underwriter. ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है एक कंपनी और एक पार्टी के बीच जिसे हम अंडरराइटर कहते हैं वेयर बाय इन द इवेंट ऑफ द शेयर्स और डिबेंचर्स नॉट बीइंग सब्सक्राइब्ड fully by the public, the underwriter agree to take up the balance. इसमें एग्रीमेंट में ये डिसाइड होता है कि अगर शेयर्स एंड डिबेंचर पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब नहीं किए जाते हैं जो बचे हुए वो किसके द्वारा लेने के एग्री हुआ जाता है अंडरराइटिंग के द्वारा। तो कहने का मतलब अंडरराइटर एक तरह से पूरी गारंटी लेता है कि वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स पब्लिक में इश्यू कराएगा पूरा। अगर वो बाकी इश्यू बैलेंस रह जाता है तो लाइबिलिटी किसकी हो जाती है अंडरराइटर की हो जाती है। तो ये इस तरह से कंपनी को पूरा एश्योरेंस दिया जाता है अंडरराइटर के द्वारा सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स एंड डिबेंचर्स को। तो अंडरराइटिंग एक तरह का एग्रीमेंट हो गया किन दो पार्टियों के बीच, एक तो कंपनी एक अनदर पार्टी जिसे हम क्या कहते हैं अंडरराइटर कहते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति या पार्टी किसी कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स पब्लिक में इश्यू करवाता है तो वो उसके बदले क्या लेता है अंडरराइटिंग कमीशन लेता है। तो उस अंडरराइटिंग कमीशन के कुछ कंडीशंस या कुछ नियम्स होते हैं। तो सेक्शन 76 of the Companies Act 1956 lays down the provisions regarding underwriting commission payable by the company to the underwriter. This provision authorizes the payment of commission on the fulfillment of the following conditions. Companies Act 1956 के सेक्शन 76 में अंडरराइटिंग कमीशंस पेमेंट करने के कुछ कंडीशंस प्रोविजंस दिए गए हैं, उसका हम पढ़ते हैं। द पेमेंट ऑफ कमीशन इज ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल। तो पेमेंट ऑफ कमीशन किसके द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ए के द्वारा आर्टिकल्स के द्वारा आपकी कंपनी में प्रोस्पेक्टस में डिस्क्राइब ऑथोराइज होना चाहिए। द कमीशन पेड और एग्री टू बी पेड डज नॉट एक्सीड इन द केस ऑफ शेयर। जो आप कंपनी पे करते हो वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 5% ऑफ द प्राइस एट विच द शेयर्स आर इश्यूड और द अमाउंट और रेट ऑथोराइज बाय द आर्टिकल विच एवर इज लेट। 5% से ज़्यादा कभी भी आपका कमीशन 5% ऑफ द प्राइस एट विच द शेयर्स आर इश्यूड, जिस प्राइस पर शेयर इशू किया जाता है उसके 5% से ज़्यादा, या फिर द अमाउंट का, या फिर द रेट ऑथोराइज बाय आर्टिकल में जो रेट डिसाइड हुई है उसके 5% से ज़्यादा कभी भी आपका कमीशन नहीं होना चाहिए, विच एवर उससे कम हो सकता है। द कमीशन पेड और एग्रीड टू बी पेड डज नॉट एक्सीड इन केस ऑफ डिबेंचर 2.5%, 2.5%। अगर डिबेंचर की बात करें तो 2.5% ऑफ द प्राइस एट विच द डिबेंचर आर इश्यूड और द अमाउंट और रेट ऑथोराइज बाय द आर्टिकल विच एवर इज लेस। शेयर्स में 5% और डिबेंचर्स में 2.5% ऑफ द प्राइस कमीशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो पेमेंट ऑफ कमीशन है वो किसके द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए आर्टिकल्स के द्वारा। सेकंड ये बात रखना कभी भी कमीशन शेयर्स में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और डिबेंचर्स में 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। And the last condition, the rate of commission and the number of shares which person have agreed to subscribe absolutely or conditionally are disclosed in the prospectus। जो रेट कमीशन या और जो नंबर ऑफ शेयर्स जो व्यक्ति के द्वारा एग्रीड किए जाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए उसका फुली कंडीशनल डिस्क्लोज किस में होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। यानी प्रोस्पेक्टस में या फिर स्टेटमेंट में फुली डिस्क्लोज होना चाहिए कि वो कितना कमीशन ले रहा है और कितने शेयर्स अपने ले रहा है फॉर द सब्सक्रिप्शन के लिए। तो ये अंडरराइटिंग कमीशन सेक्शन 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट 56 के अंडर कुछ कंडीशंस है, इन कंडीशंस को ध्यान रखना। मेनली कमीशन का ध्यान रखना, शेयर्स में 5% से ज़्यादा कमीशन नहीं होना चाहिए और डिबेंचर्स पे 2.5% से ज़्यादा कमीशन नहीं होना चाहिए। और कमीशन तभी पेमेंट होगा जब किसके द्वारा ऑथोराइज हो आर्टिकल के द्वारा ऑथोराइज हो।
उसके बाद वी टॉक अबाउट व्हाट इज द सब अंडर राइटिंग। सब अंडर राइटिंग क्या होता है कि द ए अंडर राइटिंग में हिमसेल्फ एंटर इनटू है सब एग्रीमेंट विथ अदर पर्सन कॉल्ड सब राइटर। जब एक अंडर राइटर खुद किसी एग्रीमेंट, सब एग्रीमेंट कहने का मतलब है किसी और व्यक्ति के साथ शामिल होता है एक एग्रीमेंट के साथ, उसे हम कहते हैं सब अंडर राइटर। वेयर बाय ही ट्रांसफर है पार्ट ऑफ हिज अंडर राइटिंग रिस्क जस्ट लाइक री इंश्योरेंस। सब अंडर राइटिंग हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द रिस्क। कहने का मतलब है जैसे ए नाम का व्यक्ति है, उसने XYZ कंपनी के शेयर्स अंडर राइटिंग के लिए लिए थे। अब उसने क्या करा, एक वे नामक व्यक्ति ने बी व्यक्ति के साथ भी एग्रीमेंट कर दिया फॉर XYZ कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। तो उस जो बी व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, सब अंडर राइटर हो जाएगा। अब जो ए व्यक्ति ने अपनी रिस्क डिवाइडेशन कर दिया, अपनी रिस्क को बांट दिया किसके साथ, बी के साथ, क्योंकि पहले अगर XYZ कंपनी के शेयर सब्सक्राइब नहीं होते तो किसके अकेले की रिस्क होती, ओनली ए व्यक्ति के। लेकिन आफ्टर द एग्रीमेंट विथ बी, ए और बी के बीच एग्रीमेंट होता है तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, रिस्क बढ़ जाती है किन दो व्यक्तियों के बीच, ए और बी के बीच। तो ए व्यक्ति की अकेले की रिस्क ना होकर अब किसकी भी रिस्क हो जाए, बी व्यक्ति की। अगर सब्सक्राइब नहीं होता है तो लॉस किन दो का होगा, ए और बी का होगा। तो एन अंडर राइटर में अपॉइंट सर्वल अंडर राइटर्स टू वर्क अंडर हिम। एक अंडर राइटर जैसे ए व्यक्ति अगर कोई कंपनी का अंडर राइटिंग कंपनी शेयर्स करता है तो वो अपने अंडर में कितने भी अंडर राइटर्स के साथ अपॉइंट कर सकता है टू सब्सक्राइब द शेयर। यानी ए व्यक्ति अपने अंडर में कितने भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है। हाउएवर द सब अंडर राइटर्स हैव नो प्राइवेसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। लेकिन ये ध्यान रखना कि सब जो एक अंडर राइटर जब अपने अंडर में सब अंडर राइटर अपॉइंट करता है तो उनका कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। They get their commission from the underwriter and are also responsible to him। और जो सब अंडर राइटर होते हैं वो हमेशा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ओनली अंडर राइटर के लिए होंगे। और जो कमीशन रिसीव करेंगे वो कंपनी से रिसीव ना करके अंडर राइटर से ही रिसीव करेंगे। द कमीशन इज नाउन एज सब अंडर राइटिंग कमीशन। और फिर वो कमीशन क्या कहा जाएगा, सब अंडर राइटिंग कमीशन कहा जाएगा। The company is not liable to pay any commission to the sub underwriter। The company कोई किसी भी तरह का कमीशन सब अंडर राइटर को पे करने के लिए लायबल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, सब अंडर राइटर क्या होता है कि एक अंडर राइटर के अंडर में काम करने वाला या एक अंडर राइटर अपनी रिस्क को बांटने के लिए किसी और व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करता है फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। देन जो दूसरा व्यक्ति जो अंडर राइटर के साथ अपना एग्रीमेंट करेगा या अपॉइंट होगा वो क्या होगा, सब अंडर राइटर होगा। और हमेशा सब अंडर राइटर किसके लिए लायबल होगा, ओनली अंडर राइटर के लिए। सब अंडर राइटर और कंपनी के बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई भी उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जो सब अंडर राइटर को जो कमीशन दिया जाएगा वो भी किसके द्वारा दिया जाएगा, अंडर राइटर के द्वारा ही दिया जाएगा, कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो कंपनी किसी भी तरह से सब अंडर राइटर के लिए लायबल नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फर्म अंडर राइटिंग। अंडर फर्म अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट the underwriter agreed to make an outright purchase of share. In this, the underwriter secured a specified number of shares for himself। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो अंडर राइटर है वो कुछ नंबर ऑफ शेयर अपने लिए सिक्योर कर लेते हैं कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स में परचेज करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक ए अंडर राइटर है XYZ कंपनी के 10,000 शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए लेता है, उसमें से 6,000 शेयर क्या पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब किए जा चुके हैं और उसमें से वो कहता है जो 1000 शेयर्स है वो मेरे लिए फर्म अंडर राइटिंग के लिए रखो, यानी वो मेरे लिए रखो। तो जो 1000 शेयर्स है वो किस में आ जाएंगे, फर्म अंडर राइटिंग के लिए आ जाएगा। अब 10,000 शेयर में से अगर 10,000 शेयर में से 1000 वो अपने लिए रखवाता है तो बाकी बचे कितने, 9,000 शेयर। 9,000 शेयर में से 6,000 किसके द्वारा
6000 किसके द्वारा सब्सक्राइब किए जा चुके हैं, पब्लिक के द्वारा किए जा चुके। अब बच्चे कितने पीछे, 3000 शेयर। 3000 शेयर्स किसकी लाइबिलिटी होगी, अंडर राइटर की होगी। और जो 1000 खुद के लिए रखा है वो भी किसकी लाइबिलिटी होगी, अंडर राइटिंग के लिए होगी। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी, 4000। तो खुद के जो शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए अंडर राइटर ने लिए हैं उसमें से खुद के लिए हिमसेल्फ के लिए पहले से ही कुछ नंबर ऑफ शेयर्स, स्पेसिफाइड शेयर्स रख सिक्योर कर लेता है अंडर राइटर, उससे क्या कहते हैं, फर्म अंडर राइटिंग कहते हैं। इफ द पब्लिक इज नॉट फुली सब्सक्राइब, अगर पब्लिक फुली सब्सक्राइब नहीं कर पाता तो ही इज ऑल्सो अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर्स रिमेन अनसब्सक्राइब बाय द पब्लिक, तो वो भी बचे हुए शेयर्स क्या करता है, अलॉटेड करता है, अगर जो अनसब्सक्राइब पब्लिक द्वारा रह गए हैं। तो कुल मिला के फर्म अंडर राइटिंग का मतलब यही है कि जो व्यक्ति जब अंडर राइटर कुछ नंबर ऑफ शेयर, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स खुद के लिए सिक्योर कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्म अंडर राइटिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एग्जांपल समझा कि 10,000 का अगर सब्सक्रिप्शन लेता है उसमें से वो 1000 खुद के लिए रख लेता है तो वो 1000 क्या होंगे, फर्म अंडर राइटिंग होंगे। फर्म अंडर राइटिंग का खुद सीधा सा मतलब है कि खुद अंडर राइटर जब अंडर द फर्म खुद के लिए ही कुछ नंबर ऑफ शेयर्स सिक्योर कर लेता है उसे हम कहेंगे फर्म अंडर राइटिंग। अब शेयर्स वैल्यूशन ऑफ डिबेंचर्स का अंडर राइटर की बुक्स में किस तरह से वैल्यूशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द वैल्यूशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ अंडर राइटर, अंडर राइटर के बुक्स में शेयर एंड डिबेंचर का वैल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। सबसे पहले फर्म अंडर राइटिंग एग्रीमेंट होगा, किस किस के बीच एग्रीमेंट होगा, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, एक कंपनी और एक अदर पार्टी कौन हो, अंडर राइटर। तो अंडर राइटर और कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट होगा। सेकंड, अंडर नेट लाइबिलिटी फॉर अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिक इश्यू, नेट लाइबिलिटी कैलकुलेशन होगी। नेट लाइबिलिटी जैसे हमने अभी पढ़ा कि 10,000 शेयर्स है, उसमें से 1000 फर्म अंडर राइटिंग है, 6000 पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिए गए। तो लाइबिलिटी कितनी बची अंडर राइटर की, 10,000 में से 1000 फ्रॉम अंडर राइटिंग है, तो पीछे कितने बच्चे हैं, 9,000 से। 9,000 शेयर्स में से 6,000 शेयर किसके द्वारा सब्सक्राइब करके, पब्लिक द्वारा। तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 3,000 शेयर। तो लाइबिलिटी कितनी होगी, 3,000 प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग कितनी है, 1,000। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई, 4,000 शेयर्स किसकी, अंडर राइटर की। थर्ड क्या होगा, इन एक्सचेंज ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन के एक्सचेंज में। तो जो अंडर राइटिंग कमीशन पेमेंट होगा उसका भी वैल्यूशन होगा। और अंडर राइटिंग कमीशन का जैसा हमने पढ़ ही चुका है कितना होगा, मैक्सिमम 5% होगा। किसके अंदर, कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 76 के अंडर में। और डिबेंचर्स में कितना होगा, 2.5%। For the underwriter, the shares and debentures in hand on the closing date are in the nature of current assets and therefore their valuation is made at lower of the cost or market price. In this case, the cost price means the issue price paid by underwriter for shares and debentures allotted to him after deducting the underwriting commission. अब अगर जो एक अंडरराइटर शेयर्स एंड डिबेंचर्स का सब्सक्रिप्शन के लिए लेता है तो वो उसके लिए क्या हो गया, ऑन द क्लोजिंग डेट नेचर क्या होगा उसका, उस अंडरराइटर के लिए तो क्या नेचर होगा उसका, करंट असेट्स होगा। तो करंट असेट्स का वैल्यूशन हम कैसे करते हैं, हमने कंजर्वेटिज्म अप्रोच में भी पढ़ा था कि अगर आपका ये जो स्टॉक वैल्यूशन होता है कि शेयर मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लेस, वो किस बेसिस पर होता है, आपका कंजर्वेटिज्म अप्रोच पे होता है, हमने पढ़ चुका है। तो अगर करंट असेट्स मानते हो तो उसका वैल्यूशन कैसे होगा, परचेस प्राइस और कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लॉस। इन दिस केस द कॉस्ट प्राइस मीन्स, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इस शेयर्स और डिबेंचर्स जो अंडरराइटर्स लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस होगा द इश्यू प्राइस पेड बाय द अंडरराइटर फॉर शेयर डिबेंचर अलॉटेड टू हिम। जो इश्यू प्राइस पे की गई किसके द्वारा, अंडरराइटर के द्वारा, जो
उसको अलॉटेड किए गए हैं, उसमें से क्या डिडक्ट करना है, अंडरराइटिंग कमीशन आपको डिडक्ट करना है। तो शेयर्स और डिबेंचर अंडरराइटर की बुक में हमेशा करंट असेट्स होगा और उसका वैल्यूएशन आपको कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर के बेसिस पे करना है। और आपका जो कॉस्ट होगा वो इश्यू प्राइस में से आपका जो अंडरराइटिंग कमीशन होगा वो माइनस करने के बाद जो आपका प्राइस बचेगा वो आपका प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये अंडरराइटर की बुक्स में किस तरह शेयर एंड डिबेंचर जो सब्सक्रिप्शन के लिए कंपनी से लेते हैं उसका वैल्यूएशन अंडरराइटिंग के बुक्स में इस तरह से किया जाता है। पहले तो 3 ध्यान रखना है, एक तो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, नेट लायबिलिटी, अंडरराइटिंग कमीशन। उसके बाद ये एक तरह का करंट असेट शो होता है और उसका वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लॉस के बेसिस पे होता है और उसमें जो कॉस्ट प्राइस होती है वो इश्यू प्राइस में से अंडरराइटिंग कमीशन माइनस करने के बाद शो होता है। इसके बाद आता है लाइबिलिटी ऑफ को अंडरराइटर्स। को अंडरराइटर्स क्या होता है और उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ मेगा इश्यू बाय द कंपनी, अंडरराइटिंग अरेंजमेंट आर मेड विथ सर्वल अंडरराइटर्स। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो अंडरराइटिंग एक बहुत सारे अंडरराइटर के बीच में अरेंजमेंट करती है, एग्रीमेंट करती है। एक कंपनी बहुत सारे अंडरराइटर के बीच में एग्रीमेंट करती है फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इन द पब्लिक। तो इस अंडरराइटर ए स्पेसिफाइड अमाउंट ओनली, तो हर अंडरराइटर को एक स्पेसिफाइड अमाउंट कमीशन पे किया जाएगा। सच अंडरराइटर आर नाउन एज को अंडरराइटर, वो सभी अंडरराइटर क्या जाने जाएंगे, को अंडरराइटर्स जाने जाएंगे। द नेट लायबिलिटी ऑफ को अंडरराइटर्स, को अंडरराइटर्स की नेट लायबिलिटी इज related to the specified number of shares underwritten by them। हर को अंडरराइटर्स की नेट लायबिलिटी क्या होगी कि जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स है वो किसके द्वारा अंडरराइटर किए जा चुके हैं, उनके द्वारा अंडरराइटर किए जाते थे, वही उनके क्या होगी, नेट लायबिलिटी होगी। दिस अंडरराइटर्स यूजुअली प्रिफर टू इश्यू द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी अंडर देयर मार्क शेयर। जो ये मोस्टली जो अंडरराइटर शेयर्स है वो यूजुअली क्या करते हैं, जो पर कंपनी के द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म उनको दिए गए हैं परचेज ऑफ शेयर्स के लिए वो इश्यू करते हैं। तो वो क्या होता है, मार्क एप्लीकेशन होता है कि वो एक नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्स कंपनी से ले लेते हैं जितना उनका सब्सक्रिप्शन के लिए डिसाइड एग्रीमेंट हुआ है उतने नंबर ऑफ शेयर्स को ले लेते, एप्लीकेशन फॉर्म ले लेते हैं। और जब पब्लिक में वो अगर कोई परचेज करना चाहता है तो वो क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म उन्हें देते हैं। तो वो क्या होता है, आपका मार्क एप्लीकेशन होता है, क्योंकि वो एक मार्क हो चुका है कि इतने शेयर्स पब्लिक में परचेज के लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म दिए जा चुके हैं। इफ द पब्लिक सब्सक्राइबर फॉर लेस नंबर ऑफ शेयर्स द मार्क एप्लीकेशन आर डिडक्ट टू कैलकुलेट द नेट लायबिलिटी फॉर रेस्पेक्टिव को अंडरराइटर। फिर वो अंडरराइट जो बाकी जो लेस नंबर ऑफ शेयर्स है वो माइनस हो जाते हैं किसके नेट लायबिलिटी के इन रेस्पेक्ट में, को अंडरराइटर्स के नेट लायबिलिटी के इन रेस्पेक्ट में। इट इज़ पॉसिबल दैट सम एप्लीकेंट्स में टेक एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली। कुछ क्या होते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली कंपनी से ले लेते हैं या फिर बैंकर्स कंपनी से ले लेते हैं और वो सब्सक्राइब कर लेते हैं शेयर्स, वो आपका क्या होता है, अनमार्क एप्लीकेशन। अगर अंडरराइटर्स के एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आप शेयर परचेस करते हो तो मार्क एप्लीकेशन में होता है। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट कंपनी में जाकर या बैंकिंग में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा करके सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ले लेता है तो वो आपका क्या होता है, अनमार्क एप्लीकेशन होता है, क्योंकि वो पहले से डिसाइड नहीं होता है, वो ना डायरेक्टली कंपनी से कॉन्टेक्ट करके शेयर सब्सक्राइब करता है। तो ये होता है। तो लायबिलिटी को अंडरराइटर क्या होता है, जब एक कंपनी बहुत सारे अंडरराइटर्स को अपना कॉन्ट्रैक्ट देती है फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के लिए, तो वो जितने भी अंडरराइटर्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, को अंडरराइटर्स होते हैं और उन सभी अंडरराइटर्स को एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे की जाती है किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा एज ए कमीशन। तो जो अंडरराइटर्स के साथ एग्रीमेंट में जितने शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए एग्रीमेंट हुआ उतने ही शेयर्स की उसकी क्या बनती है, लायबिलिटी बनती है। टोटल कमीशन एंड मैक्सिमम लिमिट according to section 76 of the companies in 1956 the maximum limit of company commission in case of shares is 5% of the issue price or the rate authorized by article
ऑफ आर्टिकल विच एवर इज लेस। जैसा हम ये पहला भी पढ़ चुके हैं कि जो शेयर्स का है वो मैक्सिमम कमीशन कितना होगा, 5% होगा। फिर किसका, इश्यू प्राइस का। और डिबेंचर्स का क्या होगा, 2.5%। तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है कि ये एक अंडर राइटिंग एक तरह का एग्रीमेंट होता है कंपनी और अदर पर्सन, अदर पार्टी के बीच में। और जो अंडर राइटर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर्स लेते हैं फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इन पब्लिक। और बाकी बचे हुए अगर शेयर्स पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब नहीं किए जाते तो किसकी लाइबिलिटी हो जाती है, अंडर राइटर की लाइबिलिटी होती है। और अंडर राइटर का जो कमीशन है वो किसके अंदर डिफाइंड है, सेक्शन 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट। हमेशा ध्यान रखना, कमीशन ऑथोराइज बाय आर्टिकल होना चाहिए। शेयर्स में 5% है, डिबेंचर में 2.5% है। और हमेशा जो प्रोस्पेक्टस में है वो अंडर राइटिंग कमीशन और उनके द्वारा कितने शेयर सब्सक्राइब किए जा रहे हैं उसका डिस्क्लोजर होना आवश्यक है। सब अंडर राइटर क्या होता है, जब एक अंडर राइटर अपने अंडर में एक अंडर राइटर रखता है फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के लिए, तो वो क्या होता है, सब अंडर राइटर होता है। इस सब अंडर राइटर और कमीशन के बीच, सब अंडर राइटर और कंपनी के बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। कंपनी किसी भी तरह से सब अंडर राइटर के लिए लाइबल नहीं होता है। सब अंडर राइटर को हमेशा कमीशन अंडर राइटर के द्वारा ही पे किया जाता है। फर्म अंडर राइटिंग क्या होता है, जब अंडर राइटर एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स अपने लिए सिक्योर कर लेता है फ्रॉम द सब ऑफ शेयर्स, पब्लिक ऑफ शेयर्स में से, तो क्या होता है, फर्म अंडर राइटर हो जाता है। एक वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर अंडर राइटिंग के बुक्स में 3 तरह का होता है, एक तो एग्रीमेंट, एक नेट लायबिलिटी और एक अंडर राइटिंग कमीशन। और हमेशा ये ध्यान रखना, अंडर राइटर्स की बुक में शेयर्स एंड डिबेंचर्स द करंट असेट्स में शो होते हैं और उनका वैल्यूएशन, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लॉस पे डिपेंड होता है। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ को अंडर राइटर, जब एक कंपनी बहुत सारे अंडर राइटर्स को अपने सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के लिए इनवाइट करती है तो क्या होता है, को अंडर राइटर्स होते हैं। और उनकी लाइबिलिटी उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जितने शेयर्स के वो सब्सक्रिप्शन के लेते हैं वो लाइबिलिटी होती है। अगर कोई अंडर राइटर्स एप्लीकेशन फॉर्म जो परचेस करना चाहता है एप्लीकेशन फॉर्म देता है तो वो मार्क एप्लीकेशन में आता है। बट कोई डायरेक्टली अगर कंपनी में जाकर फॉर्म भर के अपने सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर ले लेता है तो वो अनमार्क एप्लीकेशन होता है। और मैक्सिमम कमीशन कितना होता है, 5% होता है फॉर द इश्यू प्राइस। थैंक्स टू